के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वर्क डन की और हमने वर्क डन को डिफाइन किया था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स में डायरेक्ट की डायरेक्शन में हो और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है बस। फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे फोर्स अगर वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, राइट? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अब जो वेरिएबल फोर्स का मतलब दो तरीके से फोर्स वेरी कर सकता है। या तो मेरा फोर्स टाइम के साथ वेरी करे या मेरा फोर्स पोजीशन के साथ वेरी करे, राइट? यहां पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जो फोर्स पोजीशन के साथ डिस्कस करेंगे, जब मेरा फोर्स पोजीशन के साथ वेरी करेगा, और हम बाद में ये भी डिस्कस कर लेंगे जब हमारा फोर्स टाइम के साथ वेरी करेगा, राइट? चलिए, तो अगर मैं मानूं कोई मेरा फोर्स का फंक्शन है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया मैंने, ठीक है? अब क्या होगा? बेसिकली अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं एफ फोर्स और पोजीशन के बीच में, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है? और मैंने बताया कि यार ये वेरी कर रहा है ऐसा कुछ रैंडम, ऐसा वेरी कर रहा है, ठीक? अब इसका मुझे वर्क डन निकालने का सिंपल प्रोसेस है। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मुझे इनिशियल पॉइंट यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना, x1 से लेके x2 तक का, करेक्ट? तो मुझे नॉर्मल वर्क डन निकालना आता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट? अभी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैं काम करता हूं इसको छोटे छोटी स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देता हूं। हर छोटी 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 स्ट्रिप में इसको ब्रेक कर दिया। इसको इतनी छोटी स्ट्रिप में ब्रेक करना है बच्चों ताकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं फोर्स को क्या मान सकूं, कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर मान लीजिए ये dx स्ट्रिप ली मैंने, कोई dx स्ट्रिप, यहां पे अगर मैं फोर्स मानूंगा तो ये फोर्स क्या मानूंगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानूंगा, ठीक है? तो मैंने यहां पे एक छोटा सा फोर्स डिफाइन कर दिया, स्मॉल फोर्स F मान लीजिए कुछ, ठीक है? और फोर्स उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, करेक्ट? ये मेरा छोटा सा वर्क डन है dw, ठीक है? अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या मैं ये छोटी छोटी स्ट्रिप का एरिया ऐड करते जाऊं? और जब भी हम समेशन करते हैं बच्चों, हम अच्छी फिजिकल लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट dx फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, मजे करो। अब एक चीज और ध्यान से देखना, जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं बच्चों, जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन बेसिकली a डॉट db या dx या dy या dt के रेस्पेक्ट में करता हूं, राइट? इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब अगर मुझे मान लीजिए ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर कर्व विथ द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये ध्यान रखना बच्चों, जिसके रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं हम उसी का रेस्पेक्ट में हम एरिया लेते हैं, ठीक है? विथ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। क्योंकि कई बार बच्चों आपको ट्रैक कर देगा एग्जामिनर, वो बोलेगा कि यार ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, ठीक है? अब ये कुछ ऐसा वेरी हो रहा है, ठीक बात? अब ध्यान से देखिए। और दूसरा प्रॉब्लम देगा कि ये यहां पर फोर्स है ऐसे, और इधर मैंने बनाया x, और ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है? तो क्या दोनों में वर्क डन सेम आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब मैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो ये जो एरिया है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी है। लेकिन जब ये मैं यहां फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, द एरिया विद द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी कोई प्रॉब्लम गलत होने वाली नहीं है। क्लियर? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि फोर्स के कारण जो भी मैं वर्क डन निकालता हूं तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे रेफरेंस पे डिपेंड करता है? मैं आपको शायद बता चुका हूं
कि मान लीजिए अगर मेरी एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां से यहां चली गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ वो हुआ पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन मान लीजिए कि मेरा एक ऑब्जर्वर है जो कि टेस्ला कार में बैठा है और वो इधर मूव कर रहा है, सच दैट द ब्लॉक एंड द कार आर मूविंग पैरेलली, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, एक साथ एक साथ एक साथ। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि कार वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये क्या बोलेगा कि वर्क डन जीरो है। इसलिए हमेशा याद रखना, जो वर्क डन बहुत खतरनाक चीज होती है, डिपेंड करता है फ्रेम पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव होगा, मान लो ये ड्राइवर है, इसकी स्पीड बहुत तेज है तो ये निकल गया आगे। अगर ये निकल के आगे है तो इसको क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पीछे, किसका? ब्लॉक का। रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ी ना, बस ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो अगर कार की स्पीड बहुत फास्ट है, कार का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, देन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कार, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ वापस से, तो हमने अभी देखा वर्क डन बाय इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, राइट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए मान लीजिए मेरा फोर्स है जो कि वेरी कर रहा है, कैसे? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों है इसका। मान लीजिए f net इज इक्वल्स टू fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, राइट। x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी, राइट। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मान लीजिए मुझे पोजीशन दे रखी है x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2 तक, ठीक है। तब मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? अब हमें पता है कि यार वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करने के बाद सीधा ऐड करना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसका एक प्रूफ दे देता हूं आपको। मुझे पता है कि अगर मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं ds वेक्टर या dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेता हूं छोटा सा, क्या मान लेता हूं, x डायरेक्शन में dx हुआ होगा छोटा सा, y डायरेक्शन में dy हुआ होगा और z डायरेक्शन में dz हुआ होगा, ताकि आपको इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आई कैप जी कैप टेक कैप, ठीक। चलिए अब मुझे पता है कि अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट dr, मतलब fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डॉट dr वेक्टर, मतलब ds वेक्टर, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है और i डॉट k 0 होता है। मतलब खुद से करोगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन दूसरों के साथ कर लिया तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको हम देखेंगे कैसे। हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लग रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz, ठीक है। बस लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये x1 से x2 हो जाएगा, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हो जाएगा y1 से y2, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट से डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हो जाएगा z1 से z2। तो किसी किसी किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, लेकिन आपको फील आना चाहिए कि यार ये निकलता कैसे है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स देखने के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो मान लीजिए मेरे पास कोई फोर्स है F इक्वल्स टू x i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो यहां पे मैंने वेरिएबल फोर्स भी ले लिया और मैंने पोजीशन ले ली कहां से कहां तक, मान लीजिए ओरिजिन से 0 0 0 से आपको पहुंचना है 1 1 1 पे, ठीक। चलिए अब वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका, हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब तीनों का वर्क डन निकालो अलग अलग, एक्स डायरेक्शन में अलग निकालो, वाई डायरेक्शन में अलग निकालो, जेड डायरेक्शन में अलग निकालो, तीनों को निकाल के ऐड कर दो। तो ये जाएगा वर्क डन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, इंटीग्रेशन fx dx। बेसिकली एक्स डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए, क्यों वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे हम लिखेंगे F w। हम ये बोल सकते हैं कि ये फोर्स ड्यू टू एक्स डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरा, प्लस इंटीग्रेशन fy इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन fz इंटू dz, ठीक है। अब यहां करते हैं, ये हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन प्लस 2 dy का इंटीग्रेशन प्लस 3 dz का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो तीनों की लिमिट 0 to 1 0 to 1 0 to 1 पुट करता हूं मैं डायरेक्ट, ये जाएगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1, ये 2 कांस्टेंट है तो dy का इंटीग्रेशन y और dz का इंटीग्रेशन z, राइट, फ्रॉम 0 to 1 0 to 1 0 to 1, ठीक। चलिए अब क्या होगा, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी, अपर लिमिट 1/2 प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये आएगा 1/2 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 5.5 जूल। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में अगर हम अगला एग्जांपल और अगला बढ़िया केस देखें तो होता है स्प्रिंग का। बच्चों आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। स्प्रिंग आपको पता है जैसे जैसे मैं खींचता हूं स्प्रिंग को, स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता जाता है, बिकॉज यू नो दैट इफ आई एम गिविंग डिस्प्लेसमेंट टू द स्प्रिंग इन द राइट डायरेक्शन, द फोर्स व्हिच विल रिस्टोर द shape of the string will act in the backward direction, so the force by spring is given by minus kx, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो फोर्स नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, इसलिए माइनस kx आता है, राइट। चलिए अब आपको ये चीज दिख रही होगी कि फोर्स यहाँ पे भी x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मेरा x चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मेरा फोर्स भी चेंज होता जाएगा, राइट। चलिए मैं मान लेता हूं कि बॉडी यहां से एक इनिशियल पॉइंट से इलोंगेट होते 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 एक फाइनल पॉइंट पे, मान लीजिए यहां से इलोंगेट हुई, इसकी पोजीशन में मान लेता हूं कुछ इनिशियल पोजीशन से मान लेता हूं x1, ठीक है। यहां से यहां तक मैंने क्या माना, x1 माना, और इसको इलोंगेट होते होते ये कुछ नई पोजीशन पे पहुंच गई x2 पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे। ध्यान दीजिए अब इसमें वर्क डन कितना हुआ वो निकालेंगे हम। आपको एक चीज माननी होगी कि मान लीजिए किसी डिस्टेंस x पे एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, कितना, एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट लेना है आपको, कहां पे, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक। अब मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, क्या यहां पे मैं फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूं, ऑलमोस्ट कितना होगा kx, तो यहां पे जो फोर्स हो जाएगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा kx, ठीक है। तो जो वर्क डन आएगा छोटा सा वो आएगा फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस kx, सो माइनस kx इनटू dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, बस मेरा काम खत्म। ये जाएगा माइनस k बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। So you have to write over here the work done by spring is equals to minus half k x final square minus x initial square। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
जनरली वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव ही आता है, तो आपको एक्सप्रेशन एलटी याद रखना है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल वाला। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कि मैं मीन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन मतलब अनस्ट्रेट लेंथ, नेचुरल लेंथ, अनस्ट्रेट लेंथ से मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे इसको खींच के ले गया, यहां ले गया, ठीक है। अब बताओ इसमें वर्क डन कितना होगा? तो इसमें वर्क डन होगा, वर्क डन माइनस हाफ के एक्स। बेसिकली ये जो x होता है ना बच्चों, ये इलॉन्गेशन या कंप्रेशन होता है, नेचुरल लेंथ मत ले लेना, बस यही गलती करते हैं बच्चे कि ये जो x होता है ये लेंथ नहीं है इसकी, ये कितना इलॉन्गेट या कंप्रेस हुआ है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या माना है कि यहां से यहां तक, इधर से नहीं x, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन से फर्दर इलॉन्गेट करके लेके आऊं मैं x, तो फाइनल कितना हो गया इलॉन्गेशन x स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल x नॉट नहीं था, ध्यान रखो, क्यों, इनिशियल था 0, इलॉन्गेशन की बात चल रही है यहाँ पे, क्या की बात चल रही है, इलॉन्गेशन की। इसका मतलब इनिशियल में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई रीड दिस। Now friends, we are going to discuss work done by various forces. अलग अलग फोर्स के कारण हम वर्क डन निकालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स। तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में होती है। इसका मतलब जब मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं और बॉडी फिर भी मूव नहीं करती, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक कंडीशन, और तभी हमारा फ्रिक्शन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर मेरी बॉडी है और बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया F और ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, बिकॉज यू नो दैट द रीजन इज फ्रिक्शन, राइट। सो द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट्स व्हाई द बॉडी इज नॉट मूविंग। सो वी कैन राइट यहां पर जो वर्क डन होगा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना एक चीज कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। अब वही बात मैंने आपको फिर बताया है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज नोट करना कि यार ये जो जितने फ्रिक्शनल फोर्स हैं और जिनका वर्क डन हम निकाल रहे हैं ये किस फ्रेम से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से निकालूं तब भी हर बार 0 है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे चलो मैंने ग्राउंड फ्रेम फिक्स कर दी तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी रेस्ट पे तो हमेशा 0 रहना चाहिए, नहीं। ध्यान से देखिए, जब मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था आपको एनएलएम में, एनएलएम में मैंने आपको पढ़ाया था 2 ब्लॉक सिस्टम। यहाँ पर एक ब्लॉक था, उसके नीचे एक और ब्लॉक था। मान लीजिए मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ F, यहाँ पे फ्रिक्शन है, दोनों के बीच में म्यू, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि यार अगर मैंने माना कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आगे और नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक है। ये सब चीज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत बहुत डीप में और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप वो वीडियोस जरूर 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 देखना, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखोगे यार ये ब्लॉक मान लो पूरा सिस्टम डिस्प्लेस हो गया, यहाँ आ गया, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर मैं अगर फ्रिक्शन का फोर्स देखूं तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में, रिलेशन में दोनों स्टैटिक है। तो यहाँ पे वर्क डन ऊपर वाले ब्लॉक पे तो आ रहा है पॉजिटिव, क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे। लेकिन अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स निकालूं नीचे वाले ब्लॉक पे, ये अपर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक है, ये यू ये एल, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। क्लियर। चलिए तो ये भी आपको नोट करना है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ग्राउंड फ्रेम में जनरली पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ 0 होता है। और अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है यहां पर, कि अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, फॉर एंटायर सिस्टम स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 ही आएगा। फॉर एंटायर सिस्टम वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखना। मुझे पता है कि यार इसके वर्क डन पॉजिटिव, इसका वर्क डन नेगेटिव, सिस्टम का ले लेवल 0,
क्लियर? चलिए अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों, काइनेटिक मतलब बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, ठीक है, बॉडी मूव कर रही होगी। बॉडी अगर मूव कर रही है तो जनरली इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल आता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है v स्पीड से, मान लीजिए, ठीक है, मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब यहां पर आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो पीछे लगेगा, ऑपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल, दैट इज म्यू इनटू m इनटू g, ठीक है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम डिस्टेंस लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा फोर्स बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा फोर्स बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। So it is mu mg into displacement, that is vt into cos theta। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे, तो ये होगा cos 180 minus 1। So my answer is minus mu mg vt। क्लियर? ये हुई हमारी बात काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन की। अब अगला देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। बच्चों नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होती है। मान लीजिए मैंने एक फोर्स लगाया ऐसा, अब ये दोनों ब्लॉक आगे मूव करने लगे, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक आगे मूव करेंगे तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे दोनों का, तो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा आगे की तरफ और उसके नॉर्मल लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अब बॉडी दोनों डिस्प्लेस की तरफ, डिस्प्लेस तो दोनों बॉडी को साथ में ही होना पड़ेगा। मान लीजिए डी डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल आ जाएगा बॉडी बी पे पॉजिटिव, और यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल बॉडी ए पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो एक चीज आपको फिर से ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो पे कैसे? ध्यान से देखो, यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे भी एक नॉर्मल लगेगा n1 और n2। इन दोनों के कारण जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है टुवर्ड्स राइट, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। लेकिन एक पॉइंट फिर से ध्यान रखना है कि अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो वर्क डन टोटल आ जाएगा फिर से जीरो, ठीक। सिमिलरली अगर मैं टेंशन की बात करूं, यहां पर मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक पे ऐसा फोर्स लगाया, ये ब्लॉक चलने लगा टुवर्ड्स राइट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे लगेगा टेंशन T, यहाँ पे लगेगा टेंशन T। अब वर्क डन बाय टेंशन, ओनली टेंशन, ठीक है। इस फोर्स का हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टेंशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन आएगा नेगेटिव, क्योंकि टेंशन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, करेक्ट। चलिए, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क डन अगर मैं फिर से सिस्टम पे निकालूं पूरे, तो फिर से जीरो आएगा। अब इसको ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? जीरो। बेसिकली इंटरनल फोर्सेस बन जाते हैं, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, ऐसे गिरे या किसी पाथ पे गिरे, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिकली इसकी बात की थी, फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो वर्क डन आता है, बेसिकली वर्क डन वो आता है mg इंटू डेल्टा वाई। ये फोर्स लगता है नीचे, और मैं सिर्फ y कंपोनेंट में ही इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज आई नो दैट दिस फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द y डायरेक्शन। क्लियर? अब फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, और ये भी पूरे सिस्टम पे निकालूंगा, ठीक है। अगर अर्थ को मैं सिस्टम मान लूंगा तब मेरा नेट वर्क डन उसका भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन यहाँ मेरे को अर्थ को भी सिस्टम के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी ऐसा लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिख पाऊंगा। क्लियर? चलिए, सिमिलरली वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग तो हम देख ही चुके हैं,
इस तरह से हमने वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क डन देखे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। क्या इंटरनल फोर्स वर्क डन करते हैं? सोचिए, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो कभी भी एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर सकते, या मैं ऐसा बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम कभी उनसे कॉज नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इंटरनल फोर्स की बात करूं, कोई बॉम्ब फूट गया, इंटरनल फोर्सेस के कारण फूटा, तो अगर एक पार्ट इधर जा रहा है तो दूसरा पार्ट इधर जाएगा, सच दैट देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल भी जीरो था और फाइनली जब दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी उसके बाद भी जीरो ही होगा। अब यार जब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो क्या ये इंटरनल फोर्स वर्क करते होंगे? ये है आज का आपका सोचने वाला प्रश्न। तो करेक्ट आंसर का ये है जी हां, बिल्कुल करते हैं। अब समझते हैं यार कैसे। दो बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, आई होप आपको एकदम सब चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। मान लीजिए कि एक बंदा है, उसने स्केटबोर्ड पहन रखा है, ठीक है, स्केटिंग है पेरिस में, और वो स्केटिंग कर रहा है ऐसे, और अभी वो दीवार के पास खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी जैसे दीवार के पास खड़ा है उसने दीवार को पुश किया। दीवार को पुश करने के बाद आप बताओ दीवार पर फोर्स लगा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, मतलब वर्क डन कितना? जीरो। अच्छा, जीरो वर्क डन, बहुत बढ़िया। अभी जीरो वर्क डन हो गया, क्या एक बात बताओ, क्या वो बंदा मूव करेगा पीछे की तरफ? 100% भैया, उसने पहन रखे हैं वो, तो 100% बंदा मूव कर जाएगा। इसका मतलब कोई वर्क डन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बॉडी ने वेलोसिटी गेन कर ली है, स्पीड गेन कर ली है, ऐसा बोलो काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। बिना वर्क किए एनर्जी का गेन हो रहा है, समझ रहे हो आप? इसका मतलब यार यहां पर कुछ चीज है जो मिसिंग है, जो हमें समझ नहीं आ रही। या एक एग्जांपल और लूंगा, मैं क्या करता हूं, एक सिस्टम लेता हूं, एक सिस्टम लिया, मतलब उसमें एक स्प्रिंग ली और उसको दो मास से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को दबाया, ठीक है। पहले मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी, अब मैंने उसको दबाया, यहां रख के छोड़ दिया, ठीक है। दबाया, दबा के लाया मैं ऐसे, और नीचे टेबल पे रख के छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको टेबल पर रख के छोड़ा, क्या ये भगना स्टार्ट कर गया? इसका मतलब मैंने कोई फोर्स तो लगाया नहीं बाहर से, मैंने सिंपली पकड़ के लाया था, उसको छोड़ दिया एकदम से। जैसे ही छोड़ा ये भागना स्टार्ट कर दी। इसका मतलब जैसे ही ये स्पीड गेन की, वेलोसिटी गेन की, तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया? इसका मतलब यार एक्सटर्नल फोर्स के बिना, एक्सटर्नल वर्क डन के बिना भी इन चीजों में काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। इसका मतलब कहीं से तो आ रही होगी एनर्जी, कहां से आ रही है? तो इसका आंसर आता है ये इंटरनल वर्क डन के कारण एनर्जी आ रही है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी मतलब जब मैंने उसको पहले दबाया होगा किसी जमाने में, तो दबाने के बाद इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, कोई एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई और उसको मैंने छोड़ दिया, तो वो बाद में कन्वर्ट हो रही है काय में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स में। इसका मतलब समझ में आ गया अपने को कि हाँ भाई एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि इंटरनल फोर्सेस के कारण, बेसिकली इंटरनल वर्क डन के कारण, ऐसा बोलना चाहिए, इंटरनल वर्क डन के कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बॉडी हो सकता है, ठीक है। सो आई कैन राइट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। लेकिन इसको मैं और अच्छे से लिखूं इसी डेफिनेशन को कि यार अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगा देता, मान लीजिए ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है और मैंने क्या किया, मैंने इसको दो तरह से पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या खींचने के कारण मोशन नहीं होता? होता, बिल्कुल होता। क्या खींचने के कारण वर्क डन नहीं आता? बिल्कुल आता, कि फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एक्सटर्नल वर्क भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉज है? इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। बोलो बच्चों, हाँ, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और यहीं से शुरुआत होती है एक ब्रह्मास्त्र की, उसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करें उसके पहले हमें स्टार्ट करना है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस के बारे में। पहला पॉइंट, इट एग्जिस्ट फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं है, इंटरनल फोर्सेस सिंगल पार्टिकल का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगल पार्टिकल हो तो बेचारा वो मोशन कॉज करा ही नहीं पाएगा, कम से कम दो पार्टिकल तो चाहिए कि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फटने के बाद बम फट गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो तो चाहिए, सिंगल पार्टिकल में पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, दे डू वर्क व्हेन देयर इज डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। इसका मतलब अगर मैं रिजिड बॉडी ले लूं तो रिजिड बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आते हैं वो 0 आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेबल बॉडीज की, तो डिफॉर्मेबल बॉडीज में थोड़ा सा जो एनर्जी का लॉस होता है बॉडी को डिफॉर्म करने में, वो इंटरनल फोर्सेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल ली, बॉल को मैंने छोड़ा, अभी बॉल जिस हाइट पे छोड़ता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में उस हाइट पे वापस नहीं आती, थोड़ी सी कम हाइट पे आती है, ठीक है। तो थोड़ी सी बॉडी डिफॉर्म हुई, इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, इसका मतलब किसने लॉस कर दिया या गेन कर लिया, बेसिकली वो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल वर्क डन में चेंज हो गया और थोड़ा बहुत हीट में भी चला जाता है। तो आपको ऐसा मान के चलना है कि हाँ ये वर्क तो करते हैं लेकिन सिंगल पार्टिकल पे नहीं करते, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे करते हैं। और दूसरी चीज कि डिफॉर्मेशन में काम वर्क डन करते हैं। और अगर रिजिड बॉडी की बात करूं, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करूं, तो उस पर कोई वर्क डन इनका सिस्टम के ऊपर नहीं होता, पूरे सिस्टम के ऊपर नहीं होता, ठीक। चलिए, अब ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होते हैं, क्योंकि फिर से वही बात वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होना स्वाभाविक बात है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रह्मास्त्र वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि 70 to 80% प्रॉब्लम इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे, और यही थ्योरम बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी काम आती है। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना, एकदम शिद्दत से दिल लगा के, और सच में आपका दिल लग जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं वेट वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो नाम सुन के मतलब वेट वाली फीलिंग आ रही है, तो कितनी खतरनाक थ्योरम होगी। इधर देखो, यहां पे यार एक चीज मेरे को समझ में आती है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना होता है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग चलता है और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग चलता है, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले केस 1 लेता हूं। मैं मानता हूं कि फोर्स मेरा क्या है, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या मास इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ये चीज समझ में आई। पहला केस क्या लिया मैंने, कांस्टेंट फोर्स का। अगर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल 100%। मैं यूज कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई एम यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a into s, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में यूज करूं उसको, तो बेसिकली ये हो जाता है v डॉट v माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो ही तरफ m/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m/2 m/2, ठीक। चल m/2 से ये 2 से 2 कैंसिल, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स। यू गेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये हाफ mv स्क्वायर क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये हाफ mu स्क्वायर क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब मेरे पास आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। डेल्टा के इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, भयंकर इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इसका एक एक एस्पेक्ट बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ आपको जिस्ट दे रहा हूं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। क्लियर। चलिए अब केस 2 लेता हूं। यार अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स होता, अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स होता तो क्या एक्सप्रेशन अलग आता। यहां पे हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन,
राइट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन के दो तरीके होते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं dv by dt या फिर मैं इसको लिख सकता हूं v into dv by dA। अगर आपको याद हो, राइट, चेन रूल लगा के हम ये ले आते हैं फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं ये यूज करता हूं m into a की जगह क्या रख रहा हूं मैं v into dv by dx, v into dv by ds into ds। अभी ds मार दिया, ठीक है। ये मास कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, फ्रॉम u टू v, कहां से कहां तक आएगा, फ्रॉम u टू इनिशियल टू फाइनल, तो हो जाएगा हाफ m बाहर, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन। क्या लिख दूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, तो क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। और ये थ्योरम इसीलिए इतनी खूबसूरत है यार, फोर्सेस कोई से भी हो, इंटरनल एक्सटर्नल की बात तो हम कर ही चुके हैं, कोई सा भी फोर्स हो, कैसा भी वर्क डन है, जो टोटल वर्क डन आता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स हो या वेरिएबल फोर्स हो, दोनों केस में। इसीलिए ये थ्योरम हमारे लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। और हम आज का लेक्चर इसी सस्पेंस के साथ खत्म करते हैं बच्चों, कि कल इसके आगे का जो पार्ट आएगा वो और भी खूबसूरत होगा। फिजिक्स के फंडे।